Hello my YouTube students, welcome back to my channel Camphor Classes। हमने इससे पहले एक वीडियो डाला है जिसमें हम ईवीएस के बारे में बता रहे हैं। ईवीएस में हमने ज़्यादातर ज्योग्राफिकल पार्ट लिया है। आज हम बात करेंगे साइंस पोर्शन की। तो साइंस में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो है बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम उनके कुछ टॉपिक आज डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपके साथ ब्लड। ठीक है, ब्लड के कितने पार्ट होते हैं आप देख लीजिए। ब्लड किससे किससे मिलकर बना होता है। एक होते हैं हमारा WBC, एक होता है RBC और एक होता है ब्लड प्लेटलेट्स या इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है हमारे शरीर में हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, जो बीमारियों से लड़ने में बहुत ही सहायक होती है। और 2 से 4 दिन इनका जीवन काल होता है, यानी इनका जो लाइफ टाइम होता है वो 2 से 4 दिन ही होता है। उसके बाद न्यू बॉर्न हो जाते हैं, फिर ये डेड कर जाते हैं। ठीक है, इन्हें मानव शरीर के सैनिक के नाम से जाना जाता है। क्यों सैनिक के नाम से जाना जाता है? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि ये हमारे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, यानी बीमारियों से लड़ने में सहायता करती है, हमारी रक्षा करती है, इसलिए इसको मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। RBC जो होता है रेड ब्लड सेल्स, ये आकार में उभयावतल होते हैं, यानी उठे हुए और अवतल होते हैं। और इसका निर्माण हमारे बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका लाइफ टाइम जो होता है 120 दिन का होता है और Fe2+ फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि आयरन, इसको बोलते हैं आयरन और हिंदी में बोलते हैं लोहा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि लोहा, मतलब ऐसा नहीं पूछा है कि ब्लड में कौन से तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप बता दोगे कि लोहा पाया जाता है। और यहाँ पर आ जाते हैं ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। ब्लड प्लेटलेट्स हमारे ब्लड के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ब्लड प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो हमारे ब्लड का थक्का नहीं जमेगा, यानी अगर कभी गलती से कट वट जाए तो फिर वो ब्लड बहता ही रह जाएगा और इस तरीके से हम डेड कर जाएंगे। हमारे शरीर में ब्लड का जमना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है ब्लड प्लेटलेट्स में, और इसका निर्माण भी हमारे अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। और इसकी जो जीवन काल होती है, जो अवधि होती है, वो 3 से 5 दिन तक की होती है। और इसकी जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है? हमारे प्लीहा में होती है। ठीक है, इसका कार्य रक्त में थक्का बनने का होता है। और डेंगू आपने सुना होगा, जब भी ऐसा बरसात का मौसम आता है तो उसके जस्ट बाद ही बाढ़ होती है और उस टाइम पे बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं और उस टाइम पे डेंगू बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि मच्छरों के काटने से होते हैं। तो जो डेंगू होते हैं ना, उसमें क्या होता है, जो लोगों की डेथ होती है वो इसी वजह से होती है कि उनमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, उनके प्लेटलेट्स काउंट बहुत तेज़ी से गिरने लगते हैं। ठीक है, एक देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। मानव शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन यानी प्लीहा और तिल्ली को कहा जाता है। इसको मतलब इन तीनों नाम से पूछ सकता है, ध्यान से देख लीजिएगा। और ये पुरानी RBC को नष्ट करने का कार्य भी करती है और ये रोग निरोधक तंत्र का एक भाग भी है। ठीक है, अच्छा, ब्लड का काम क्या होता है? ब्लड हमारे बॉडी में ना खून के माध्यम से ऑक्सीजन को पहुंचाती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है उसका जो हीम साइट होता है ना, वो ऑक्सीजन से बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है और वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वाहक का काम करता है। ठीक है, ऑक्सीजन ले जाने ले आने का, ढोने का काम करता है। अब देख लीजिए, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व अगर पूछता है तो वो होगा ऑक्सीजन। लेकिन अगर वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाली गैस या तत्व पूछता है तो वो है नाइट्रोजन, एंड दूसरे नंबर पे आता है ऑक्सीजन वायुमंडल में। बट शरीर की बात करता है मनुष्य के, तो उसमें ऑक्सीजन सबसे पहले नंबर पे पाया जाता है। pH ऑफ ब्लड देख लीजिए, ब्लड का pH कितना होता है? 7.4 होता है। 7.4 जब जाते हैं pH स्केल में तो क्या हो जाता है? बेसिक हो जाता है। ठीक है, तो 7 से उधर जितना बढ़ेगा वैल्यू उतना बेसिक होगा, और 7 से जितना नीचे वैल्यू होगा यानी 6, 5, 4 ये सब एसिडिक होते हैं। और 7 हमारा न्यूट्रल होता है, जैसे कि वाटर का 7 होता है pH। और 7 से ऊपर जाने पर, जैसे 7.4 है, 7 से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी ये थोड़ा सा बेसिक होता है। ठीक है, स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है,
हीम मतलब जैसे हमने हीमोग्लोबिन लिया तो वहाँ से हमारा हीम आ गया हीमेटोलॉजी, ठीक है। हीमेटोलॉजी आप भूलेंगे नहीं, स्टडी ऑफ ब्लड, ठीक है। अब हम हड्डियाँ या अस्थियों की बातें कर लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है? 206। अगर मनुष्य के शरीर में पूछे वयस्क मनुष्य के तो 206। अगर शिशु के पूछे, जैसे जब भी बच्चा पैदा होता है तो कुछ महीनों तक जैसे उसके अंदर जो होती है 300 हड्डियाँ होती हैं। और मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी पूछे तो वो होती है कान की हड्डी। कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है, स्टेपिस नाम है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो हड्डी कहाँ पाई जाती है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है और उस हड्डी का नाम क्या है। और सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? थाई पे, यानी जांघ में पाई जाती है। जो फीमर हड्डी होती है हमारी जांघों वाली, वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। सबसे लंबी बोलेगा तो भी फीमर ही लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन पूछे हुए थे, उनको मैंने मेंशन किया कि टांगों में कौन सी हड्डी पाई जाती है, तो टीबिया पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए जब दो हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं, जॉइंट जो होता है, वहाँ पे जो संधियाँ होती हैं उनके क्या नाम होते हैं, ठीक है। तो अस्थियों की कई प्रकार की संधियाँ होती हैं। तो पहला होता है कंदुक खल्लिका संधि। कंदुक खल्लिका, आपको नाम ही से याद थोड़ा सा लग रहा होगा कि कंदुक मतलब कंधा और खल्लिका मतलब कुल्हा, ठीक है। इसमें ला आ रहा, देखिए ला आ रहा खल्लिका में, तो कुल्हे पे। तो ये होती है कंधे और कुल्हे में पाई जाने वाली संधि। ये सभी दिशाओं में गति करती है। जैसे आपने देखा होगा कि आप जब डांस स्टेप करते हो तो आप सबसे ज़्यादा कुल्हे से मूव करते हो, एंड फिर आप शोल्डर पे भी मूव करते हो, यानी कंधे वंधे हिलाते हो, कुल्हे हिलाते हो, तभी तो आप डांस करते हो बहुत ईजिली। तो वो किसकी वजह से होता है? वो सिर्फ कंदुक खल्लिका संधि की वजह से होता है। ज़रा सोचो, अगर ये नहीं होता तो आप डांस कर पाते? आप डांस नहीं कर पाते, आप कमर नहीं मटका पाते, आप शोल्डर वाले स्टेप्स जो करते हो वो नहीं कर पाते। तो ये कितना हेल्पफुल है हमारे बॉडी में कि कंदुक खल्लिका अब आपको याद होना चाहिए। हो गया होगा अभी तक कि कंदुक मतलब कंधा और खल्लिका मतलब कुल्हे वाली हड्डी। तो ये दोनों हड्डियों को जोड़ती है और ये सभी दिशाओं में गति करती है। हिंज संधि जो होती है, हिंज से आप याद कर लो एक तरीके से, हिंज से आप देख सकते हो कि हिंज जो होती है वो होती है कब्जा संधि, ठीक है। हिंज क्या हमारी कब्जा संधि है। तो कब्जा आपको पता होगा, कुछ लोग जानते होंगे कि कब्जा हम लोग बोलते हैं एक तरीके से जो गेट में लगता है ना दरवाजे पे, तो दरवाजे को खोलने के लिए जो वहाँ पे फाटक में लगा होता है ना, उसको भी हम लोग कब्जा बोलते हैं, ठीक है। तो कब्जा संधि आप याद कर सकते हो कि जैसे दरवाज़ा होता है तो वो सिर्फ आगे और पीछे ही खुलता है और बंद होता है। उसको लेफ़्ट राइट ऐसे तो नहीं कर सकते, या तो वो आगे की तरफ खुलेगा या पीछे की तरफ, मतलब पीछे की तरफ बंद होगा या खुलेगा। तो वही ये बोल रहा है कि जो कब्जा संधि होती है वो एक ही दिशा में गति करती है, जैसे कुहनी और घुटना। कभी कोहनी और घुटना को रोटेट किया चारों तरफ? नहीं, वो सिर्फ फ्रंट साइड में ही ओपन होती है। जैसे हम हाथ की कोहनी ऐसे ओपन करते हैं तो फ्रंट साइड में, वैसे ही घुटने भी, ठीक है। तो कब्जा संधि से आपको याद हो जाएगा। अब बात करते हैं अचल संधि। अचल, चल मतलब चलना और अचल मतलब नहीं चलने वाली, यानी जिसमें कोई गति ही ना हो। बिल्कुल सही। इस संधि में किसी भी प्रकार की गति नहीं होती है। और ये संधि कौन सी होती है? सिर में। आप लोगों ने सिर से कभी मूवमेंट किया है? गर्दन से नहीं, मैं सिर की बात कर रही हूँ। सिर, प्रॉपर सिर कभी चारों तरफ हिलाया है, ऐसे देखा है? अगर एक बार सपोज करिए कि आपके पास गर्दन ना हो तो क्या आप सिर झुका सकते हैं, उठा सकते हैं? सिर्फ सिर को नहीं कर सकते। तो इसीलिए वहाँ पे अचल संधि पाई जाती है, वो हमारे सिर में पाई जाती है। अब बात करते हैं धुराग्र संधि, यानी खूंटी, ठीक है। खूंटी, इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन धुराग्र संधि के नाम से आपको पूछेगा, ठीक है। तो इसमें खूंटी क्या है? जैसे एक आप खूंटी लगा देते हो यहाँ पे बीच में, और इसके चारों तरफ आप ऐसे ऐसे रोटेट कर सकते हो ना, मूव कर सकते हो। तो उसी तरह हमारे गर्दन को ही आप देख लो, गर्दन से आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हम सब तरीके से करते हैं। तो वो हमारी हो जाती है सिर एवं गर्दन में पाए जाने वाली खूंटी संधि। इसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे भी गति होती है। कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे साइड में दांत के बारे में बताया है, क्योंकि दांत से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो पूछता है कि 2 बार दांत विकसित होते हैं। पहले तो आपको ये पूछेगा कि कितनी बार दांत मनुष्य में विकसित होते हैं, तो 2 बार होते हैं। और एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 20 दांत कितनी बार होते हैं ना, तो 20 दांत का 2 बार विकसित होता है, ठीक है। एक बार तो बोलते हैं दूध के दांत जो आते हैं, मिल्की टीथ, जो बचपन में ही आते हैं, और वो प्री मेच्योर माने जाते हैं, ठीक है। बाद में जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारे वो टीथ गिरते जाते हैं, फिर वयस्क होते हैं हम तो हमारे 32 टीथ हो जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जो दूध के दांत होते हैं हमारे वो कितने होते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे परमानेंट टीथ जो होते हैं वो कितने होते हैं।
तो परमानेंट टीथ हमारे 32 होते हैं और दूध के दांत हमारे 20 होते हैं। हमारे दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर्स और मोलर्स। ठीक है, इंसीजर को कृदंत बोलते हैं हिंदी में, और कैनाइन को बोलते हैं रदनक, और प्री मोलर को बोलते हैं अग्रचवर्णक। ठीक है, अग्रचवर्णक यानी जो चबाने वाले दांत होते हैं, और मोलर को बोलते हैं चवर्णक। तो जो हमारे इंसीजर होते हैं ना वो 2 पाए जाते हैं, और कैनाइन हमारी 1 होती है। प्री मोलर यानी कि अग्रचवर्णक भी हमारे 2 होते हैं, जो आगे के 2 दांत होते हैं ना हमारे चबाने वाले, उसको बोलते हैं हम लोग प्री मोलर्स। और 3 जो हमारे चौवे जिसको बोलते हैं, जो पीछे होते हैं 4 पैर वाले, ठीक है, उनको बोलते हैं हम लोग मोलर्स, यानी उनको चवर्णक बोलते हैं। वो चबाते जो पीसते हैं ना खाने को, आगे कट करते हैं फिर बीच में ले जाते हैं जीभ की सहायता से, तो पीछे ले जाके उनको हम चबाते हैं यानी पीसते हैं उनको बहुत बारीकी से। वो काम कौन करता है? मोलर करता है। ठीक है, और कुछ दांत के सूत्र भी होते हैं, वो आपको यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। दांत के सूत्र आपको एक बार देख लीजिए। ये होते हैं आपके दांत के सूत्र। ये आई मतलब इंसीजर है, और 2/2, यहाँ पे बाई मतलब ऐसा डिवाइड नहीं करना है। बाई का मतलब है ऊपर वाला यानी ऊपर वाला दांत, और नीचे का मतलब नीचे वाला दांत। तो 2 इंसीजर हमारे ऊपर के उसमें जबड़े में होती है, और 2 इंसीजर हमारे निचले जबड़े में होती है। अब सी मतलब है कैनाइन। कैनाइन 1 and 1 यानी कि 1 ऊपर के जबड़े में होती है एंड 1 नीचे के जबड़े में होती है। पीएम यानी प्री मोलर, 2 ऊपर में होती है 2 नीचे में होती है। एम यानी मोलर, जो कि 3 ऊपर होती है 3 नीचे होती है। 8/8, ठीक है, 8/8 × 2 यानी कि टोटल 16 होती है हमारी। और ये टोटल कितनी हो गई हमारी? 32। दिख रहा है यहाँ पे आपको? 32 दांत होते हैं हमारे टोटल। ठीक है, तो अब हम देखने जा रहे हैं मनुष्य में पाचन कैसे होता है। पाचन तंत्र से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं, तो ज़रूरी है कि हम ये टॉपिक अच्छे से ध्यान से देख लें। ठीक है, तो पाचन के लिए हमें क्या होता है, पहले हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह के थ्रू होकर, तो कुछ पाचन जो एक तो पाचन तंत्र होते हैं जो कि हमारे अंदर होते हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनमें हमारी आंत आती है, अमाशय आता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब चीज़ें। तो इन सब को हम क्या बोलते हैं? ये सब हमारे पाचन क्रिया में मदद करते हैं। ठीक है, तो इनको हम पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम खाना खाते हैं तो वो हमारे जाता है मुख में, यानी जिसको हम गुहिका भी बोल सकते हैं। मुंह से खाना खाया, उसके बाद ग्रास नली है, ग्रास नली से हमारा खाना चला जाता है सीधा हमारे पेट में। पेट को आमाशय बोलते हैं। ठीक है, आमाशय में यहाँ पर छोटी आंत में जाता है, पेट से सीधा छोटी आंत में, उसके बाद बड़ी आंत, और उसके बाद मलाशय, और गुदा द्वार से होके, गुदा मीन्स एनस, तो गुदा द्वार से होके पोटी के रास्ते बाहर निकल जाता है, जो भी खाने का वेस्ट मटेरियल होता है वो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ डायग्राम, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। ये देखिए, ये है हमारा मुख, यानी कि यहाँ से हम खाना खाए, और ये गया हमारा, यहाँ पे लार ग्रंथि होती है, तो आपको भी पता होगा कि ये हमारे मुंह में परमानेंट लार बनती रहती है। और लार जो होता है उसका काम क्या होता है? लार का काम होता है हमारे मुंह में खाने को पचाना, और सबसे ज़्यादा वो स्टार्च को पचाती है। ठीक है, और यहाँ से देखिए ये आया हमारा, ये हमारी ग्रास नली। ठीक है, तो ग्रास नली से होते होते कहाँ गया? सीधा हमारे पेट में। ये रहा हमारा आमाशय, यानी हमारा पेट ये है। ठीक है, और हम क्या बोलते हैं कि भाई हमने तो खाना खा लिया और हमारा पेट पूरा मुंह तक भर गया। मुंह तक पेट थोड़ी होता है, मुंह तक पेट होता है, कभी सुना है आपने से? लेकिन लोग बोलते हैं। तो जो बच्चे साइंस पढ़े होंगे उनको पता होगा कि बस हमारा पेट इतना ही होता है, ये सारा पेट नहीं होता है। तो ये रहा हमारा पेट, यानी हमारा आमाशय, और यहाँ पर आता है पहले भोजन। उसके बाद देखिए ये होता है अग्नाशय, जिसका हम यहाँ पर ज़्यादा कुछ काम है नहीं। ये आया भोजन की, ये नली दिख रही है आपको? ये यहाँ से आके सीधा ये देखिए ये अंदर आ रहा है, ये होती है हमारी छोटी आंत जो अंदर है, दिख रहा है ये। और ये छोटी आंत से होते हुए ये भोजन इधर से जा रहा है, और ये इधर से आते आते इधर से जा रहा है, ये हो गया बड़ी आंत। ठीक है, तो ये हमारी बड़ी आंत है। पहले भोजन आया आमाशय से, यानी पेट से सीधा छोटी आंत में, छोटी आंत में कुछ पाचन क्रिया हुई, उसके बाद फिर ये गया बड़ी आंत में। बड़ी आंत से होकर आया ये मलाशय, जहाँ पर यहाँ पे मल बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर मल बनता है, स्टोर होता है यहाँ पे। और ये रहा गुदा, तो गुदा द्वार से मल जो है वो बाहर निकल जाता है, मल त्याग कर देते हैं हम यहाँ से। तो ये रहा हमारा टोटल
पाचन तंत्र। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में एक एक करके, जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। देखिए, तो ये रहा हमारा पाचन तंत्र। जो पाचन अंग जो जो भाग लेते हैं उनके बारे में हमने आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, लार में पूछता है क्वेश्चन कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो टाइलिन पाया जाता है और एक पाया जाता है लाइसोजाइम, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो मेन होता है वो होता है टाइलिन। टाइलिन क्या काम करता है? स्टार्च को पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है, ठीक है। और ये देखिए, अब आते हैं, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि मुंह में पहले खाना आता है, माउथ से क्या होता है, ग्रास नली से आमाशय यानी पेट में जाता है। तो थोड़ा पाचन तो मुंह में हो गया स्टार्च का, अभी भी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, तो अब पाचन जो होगा वो आमाशय में होगा यानी पेट में होगा। तो आमाशय में क्या पाया जाता है? पेप्सिन और रेनिन पाया जाता है। ये क्या करते हैं? इसको हम जठर रस भी बोलते हैं। आपने सुना होगा पेट को हम लोग जठर बोलते हैं। जब भूख लगती है तो जो एसिडिटी बनती है, जो हमारा एसिड रिलीज होता है ना, एसिड हमारा रिलीज होता है खाने को पचाने के लिए। जैसे अभी ये एंजाइम हमारे रिलीज हो रहे हैं, तो इसी तरह HCl रिलीज होता है खाने को पचाने के लिए। तो अगर हमने खाना खाया ही नहीं तो वो एसिड तो बनेगा पेट में, जो कि हानिकारक हो जाता है। तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। और जनरली जो हमें भूख लगता है तो जो ये सब रिलीज होते हैं एंजाइम या एसिड, तो उनको लोग बोलते हैं जठर रस, ठीक है, जठर रस। अब बात करते हैं, पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया ग्रास नली से कैसे आ रहा था छोटी आंत में। तो छोटी आंत में सबसे ज़्यादा देर तक भोजन रुकता है। ऐसा क्वेश्चन अगर पूछता है कि सबसे ज़्यादा देर तक भोजन कहाँ रुकता है, तो छोटी आंत में। और पाचन सबसे ज़्यादा देर तक कहाँ होता है, वो भी छोटी आंत में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग छोटी आंत का ही, जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है। उसके 3 पार्ट होते हैं, पर बेसिकली हम डिओडेनम की बात करेंगे यहाँ पर। तो डिओडेनम जो होता है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये डिओडेनम में हमारा खाना आता है सबसे पहले। तो यहाँ पर बाइल जूस जो होता है, पित्तरस, वो यकृत से निकलता है, मतलब लीवर से निकलता है, ठीक है। और जो बाइल जूस होता है वो हमारा क्या होता है? बेसिक होता है, बेसिक मीडियम का होता है, यानी क्षारीय होता है, जो डिओडेनम में जाकर भोजन को अम्ल से क्षार में बदलता है, यानी हमारी एसिडिटी को दूर करता है। जो हमारी एसिडिटी होती है ना, मतलब एसिड होता है खाने का, उसको बेस में तुरंत बदल देता है, ठीक है। डिओडेनम में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। अभी डिओडेनम में खाना पच रहा, छोटी आंत में सबसे देर तक ठहर रहा है भोजन, तो उसमें कुछ एंजाइम होते होंगे ना जो उसको पचा सके। तो अब बात करते हैं हम लोग ट्रिप्सिन की, ठीक है। ये है TRYPSIN, ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। आप लोगों को पता होगा, जो बच्चे साइंस के हैं, जो बच्चे साइंस के नहीं हैं उनको मैं बता देती हूँ कि प्रोटीन जो होती है वो अमीनो एसिड की चेन होती है। तो प्रोटीन को ये तोड़ता है छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में, ठीक है, तो अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। अब बात करते हैं हम लोग एमाइलेज की, ठीक है। तो एमाइलेज का काम क्या होता है? एमाइलेज जो होता है ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। एमाइलेज स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। लाइपेज को देखते हैं, लाइपेज क्या करता है? तो लाइपेज जो होता है ना, हमारे फैट को फैटी एसिड में और ग्लिसरीन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरीन में कन्वर्ट करता है। तो ये एंजाइम आपको ज़रूर एक बार देख के जाना है, और इस एंजाइम का काम क्या है वो भी देखना है। जनरली कुछ एंजाइम तो ऐसे होते हैं जिनका नाम ही उनके काम की बेसिस पे रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ नाम दिख रहे हैं, थोड़े से डिफरेंट है, बट आपको ये याद करके जाना है कि कौन से एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं। और अब ये रहा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए, मैंने बोला ना आपको कि उनके काम के आधार पे ही उनके नाम रखे जाते हैं, तो नाम से ही हम ऑप्शन पकड़ सकते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। इरिप्सिन जो एंजाइम है ना, वो प्रोटीन को पेप्टोन और एमिनो एसिड में तोड़ता है। एक पेप्टोन्स भी होता है जो कीटोनिक ग्रुप होते हैं ना, उनमें तोड़ता है, और एक क्या करता है? एमिनो एसिड में तोड़ता है। और जो माल्टेज है, माल्टेज देखिए, जो भी जिस भी काम के लिए इनका नाम रखा जाता है उसमें से ना लास्ट के जो ये वर्ड होते हैं ना 3, इनको हटा करके ASC जोड़ दिया जाता है। इनका नामकरण ऐसे, जो बच्चे एंजाइम केमिस्ट्री पढ़े होंगे उनको पता होगा। तो ये माल्टेज जो है ना, माल्टेज एंजाइम वो क्या करता है? हमारा माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और जो सुक्रेज है, सुक्रेज नाम से ही लग रहा है कि सुक्रोज को कन्वर्ट करता होगा, पर किस में करता है? फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है।
अब हम देखते हैं लैक्टेज के बारे में। लैक्टेज क्या करता है? लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और लाइपेज देखिए क्या करता है? लाइपेज क्या करता है? इमल्सिफाइड फैट जो होते हैं हमारे, उनको ग्लिसरीन और फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लीवर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पाचन ग्रंथि बोलिए या पाचन